लोग क्या टॉपिक कर रहे थे, कुछ याद है? कल के डाउट बता दीजिए कुछ हो तो। कल जितनी भी बातें हुई थी वर्ब में या जो भी सेंटेक्स टॉपिक कर रहे थे हम लोग, कल हम लोगों ने किया था डियर नीड नॉट और डियर नॉट तक हमने बोला था कि अगर देखिए क्या होता है ना, अगर ये जो करेक्शन वाला प्रोसेस अगर हम समझ जाएं तो बहुत आसान हो जाती हैं चीजें, बहुत आसान, बहुत इजी हो जाती हैं। तो आगे हम लोग उसी सीरीज में करते हैं कि ये जो हम लोग कर रहे हैं एरर को फाइंड करने का एक प्रोसेस, या जो वर्ब कैसे सेंटेंस अरेंज होता है ना, कैसे वर्ब यूज होती है, ये 2 से 3 दिन इसमें लग सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें ये जान लीजिए कि 70% ग्रामर कवर हो जाएगा आपका, 70%, है ना। 90% हो सकता है अगर आप उधर से कुछ पूछते रहे हमसे तो, मतलब अगर आपका भी उधर से कुछ जैसे कोई क्वेश्चन जैसे हम कुछ यहाँ पे करवा रहे हैं तो आपका उधर से डाउट आता है तो 90% हो जाएगा। अगर आप कम पूछोगे तो जितना आप कम पूछोगे उतना ही कम होगा क्लियर। ठीक है, चलिए कोशिश करेंगे जहां पे जो चीज नहीं समझ में उसको पूछ लेंगे। तो टॉपिक हम लोग कर रहे थे, हमने कहा था कि if said if need not या dare not use in the in sentence that verb always use plural। तो अगर सेंटेंस में नीड नॉट या डेयर नॉट वर्ड यूज होते हैं तो ऑलवेज जो वर्ब आता है वो प्लूरल आता है ना। ये मैंने लास्ट था, उसके बाद हमने ये बोला था इफ वर्ड नीड या डेयर यूज लाइक द मेन वर्ब, अगर वो मेन वर्ब के फॉर्म में या वर्ब के फॉर्म में यूज होते हैं, उसमें डेयर नॉट या नीड नॉट यूज नहीं होता है, तो हम अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब का यूज करेंगे। ओके, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये हमारी कल बात हुई थी। अब हम एक बात करते हैं, एक आपने सुना होगा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव सुना है? क्या होता है इन्फिनेटिव, क्या होता है बता सकते हैं? इन्फिनेटिव है क्या? व्हाट इज द इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव कहाँ वर्ड यूज होता है? इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि अगर हम कहीं जैसे टू जो वर्ड आता है, टू, टू इन्फिनेटिव है, टू, ठीक है, इन्फिनेटिव है टू। तो हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं, अगर कभी भी दो चीज यहाँ पे समझना है, अगर किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आएगा, हमेशा भी, है ना, हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे मान लीजिए आई हैव टू संग ए सॉन्ग, ये सेंटेंस है, ठीक है। चलिए यहां लिख देते हैं आई हैव टू संग ए सॉन्ग, ठीक है, ये है। अब इसमें ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है, गलत है। उसका रीजन है कि कभी भी इन्फिनेटिव के बाद सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये बात याद रखना, कभी भी टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, कभी भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या आईएनजी जो फोर्थ फॉर्म बोलते हैं वो नहीं आएगा, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि ही आई हैव टू सिंगिंग ए सॉन्ग, कभी नहीं हो सकता। तो एक सिंपल सा रूल याद रखना है आपको, अगर किसी सेंटेंस में टू है, इन्फिनेटिव है, उसके आगे हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। दैट इज अ फर्स्ट रूल, है ना। इसमें लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि रूल नंबर जो भी आपका वो लिख लीजिएगा। हाँ, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, हाँ, फर्स्ट फॉर्म
आफ्टर इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी मतलब 2, ये बात ध्यान रखना, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म आफ्टर इन्फिनिटी, हमेशा। जैसे मान लीजिए आई, यही था, आई हैव टू संग ए सॉन्ग, ये गलत है, ये कैसे होगा, आई हैव टू सिंग ए सॉन्ग, ये अब सही होगा। तो बस ये याद रखना है, ये वाला प्रोसेस। ओके, इसी में एक चीज, इसी रूल में एक बात और बताते हैं। वैसे तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि कुछ नियम ये ऐसा नहीं अलग से आ रहे हैं। जैसे कभी आपने ये ऐसा सेंटेंस देखा है, he did not to go home, कभी ऐसा आपने देखा है? जैसे मान लीजिए he did not to go home, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा, है ना? कभी ऐसा आपने नहीं देखा होगा, did not to go home, ये गलत है, ठीक है, ये ऐसा आपने नहीं देखा होगा। तो कभी भी एक बात ध्यान रखना है, कभी भी वर्ब के बाद तुरंत जो है टू नहीं आता है, हमेशा ध्यान रखना है। वर्ब जो होती है उसका हमेशा कभी टू नहीं आता है। यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने देखा था, जो हमारे पास क्वेश्चन में देख रहा था, उसमें से मैं जो भी रूल निकालता हूँ आपके लिए, वो सिर्फ क्वेश्चन से निकालता हूँ। क्वेश्चन जो भी यूपीएससी में आए हुए हैं या किसी एग्जाम में या सीडीएस में, तो हमने देखा उसमें था कि एक करेक्शन करना था, ये था सेंटेंस, फिर मैंने देखा नहीं यार ये तो हर जगह यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस था जो उन्होंने करेक्शन करने के लिए दिया था मुझे, और हाँ, सेंटेंस ये था कि सी डियर नॉट टू गो स्कूल, ठीक है, ये सेंटेंस दिया था, और उन्होंने इस तरह से पूछा था हमसे, ए बी और ठीक है, और इसमें सी और डी, इस तरह उन्होंने पूछा था, और पूछा था कि कौन सा पार्ट में रॉन्ग है, ये सेंटेंस दिया हुआ था। दूसरा सेंटेंस था उसमें था कि ही नीड नॉट टू सिंग ए सॉन्ग, इस तरह सेंटेंस था। ये भी उन्होंने सेम दिया था कि ए बी और सी और डी, इस तरह से, तो दो सेंटेंस दिए हुए थे। ओके, जब आप क्वेश्चन से रूल बनाते हो तो बहुत आसान हो जाता है। फिर हमने कहा इसमें हम आप सब जानते हैं कि यहाँ पर उन्होंने बोला था कि नेवर यूज इन्फिनेटिव आफ्टर डियर नॉट एंड नीड नॉट। नियम ये बना कि नेवर यूज इन्फिनेटिव आफ्टर डियर नॉट या नीड नॉट। तो ये तो हर जगह है, कभी भी हम वर्ब के बाद टू लगाते ही नहीं है। इसमें भी तो नहीं लगाया हमने, इसमें गलत है ना, ये कभी देखा है ऐसा? नहीं, कभी नहीं देखा। he used to going home, कभी देखा नहीं। तो मतलब क्या है, सिर्फ ये सेंटेंस नहीं, इसमें आपको पता है कि इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर इसमें सी होगा, ये गलत है, इसमें भी सी होगा। क्योंकि कभी भी नीड नॉट के बाद या डियर नॉट के बाद हम सिंपल सा करते हैं कि नेवर यूज इन्फिनेटिव आफ्टर वर्ब, आफ्टर वर्ब। कभी भी जो हेल्पिंग वर्ब के बाद, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट टू यूज नहीं करते। फिर चाहे वो डिड नॉट हो, है ना, चाहे वो अगर डिड नॉट आए, डियर नॉट आए या नीड नॉट आए, इनके आगे कभी भी हम हेल्प इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते नॉट के साथ, ये ध्यान रखना है हमेशा, अगर नॉट है तो। ठीक, तो बस सिंपल तो समझना है कि नेवर यूज इन्फिनेटिव आफ्टर डियर नॉट एंड नीड नॉट, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये सेंटेंस लिख लीजिए दोनों,
और उसमें फिर ये करेक्शन कर देना, आप समझ जाएंगे आप। निगेटिव में कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आता, निगेटिव में, ये ध्यान रखना, निगेटिव में। अब ये छोटे छोटे से रूल हैं, ज्यादा नहीं है। अगर डेयर जो यूज हुई है एज ए वर्ब और वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, केवल डेयर है, तो हम वहां टू का यूज कर सकते हैं, है ना। अगर मैंने क्या, निगेटिव में डेयर इन्फिनेटिव नहीं आएगा, अफर्मेटिव में आएगा। अब जैसे मैंने बोला ही डेयर नॉट गो टू होम, ठीक है, ये सेंटेंस है। और अगर हम ये बना दें सेम, सी डेयर्स टू गो स्कूल, ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव नहीं है। He dares to go स्कूल, यानी वो स्कूल जाने की हिम्मत रखता है। तो ये सेंटेंस आप लिखते जाइए, नियम आप खुद ब खुद बना लोगे। और सही बताऊं, मैंने कभी भी कोई इंग्लिश ग्रामर की नियम की बुक नहीं पढ़ी कभी भी। जब हमने स्कूल लाइफ में इंग्लिश पढ़ी, तो जो टीचर थे वो बिना किताब की पढ़ाते थे, तो मेरी भी हैबिट में वही चीज आ गई। हाँ, ये था कि जैसे जैसे सेंटेंस हमें दिखते थे, वो उनसे नियम बन सकते थे, ठीक है। इसीलिए चीजों को बुक्स के हिसाब से कम पढ़िए, इंग्लिश ही क्यों ना सही, ठीक है। तो आप इसमें भी बना सकते हैं, ठीक है, मे बी यूज इन्फिनेटिव इफ द वर्ब सेंटेंस इज अफर्मेटिव। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वो वर्ब के साथ टू आ सकता है, अगर नेगेटिव है तो नहीं आएगा। गुड्डू, बातें समझ में आ रही है कि नहीं, आज भी ऊपर से जा रही हैं? यस सर, समझ में आ रही है। हाँ, तो ऐसे ही बच्चों को पढ़ाना है, बिल्कुल आसान तरीके से, किताबों में नहीं। यस सर, राइट, यस सर। मतलब किताबों में तो क्या लिखा होता है वो तो पता ही है। हाँ, पढ़ना है किताबों से, पढ़ाना नहीं है किताबों से, सीखना तो है ही। तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया। तो इन्फिनेटिव को क्या है, हमने इन्फिनेटिव के बारे में, इस टू के बारे में हमने दो बातें समझी, तीन बातें। पहली बात हमने क्या समझी, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, तो उसमें नहीं आएगा डेयर नॉट, ठीक है, डेयर नॉट और नीड नॉट, नीड नॉट में ये इन्फिनेटिव नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात बोली, अगर ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो ये आएगा। और उसके बाद ये हेल्पिंग, मतलब कभी भी टू के बाद हमेशा टू, टू जो है, टू प्लस ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म, ये तीन बातें हमने आपको बताई। हमेशा इन्फिनेटिव का फर्स्ट फॉर्म है, कभी भी नहीं आएगा सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तीन बातें थी इन्फिनेटिव में, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या है हम कभी आगे समझाएंगे इसको, कि वैसे अभी टू समझ लीजिए इसको। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, ओके। हमने बोला था अगर दो सेंटेंस, काफी इंटरेस्टिंग है ये, दो सेंटेंस सिंगुलर अगर एंड से जुड़े हैं तो उसमें प्लूरल वर्ब आएगा, ये आप जानते हैं, ठीक है। दो सेंटेंस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं तो उसमें प्लूरल वर्ब आएगा। एक मैं नियम आपको बताता हूँ कि जैसे हमारी, अब आपको पता है कि जो फर्स्ट पर्सन है, चलिए आप फर्स्ट क्या इसी देख लेते हैं। सर आई माई मी माइन, हैं? सर आई माई मी माइन, फर्स्ट पर्सन। हाँ, मैं चलो वो उसके बाद एक और बता, उसके बाद बताऊंगा कि जैसे किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन है तो कैसे उनको अरेंज करना है। इससे पहले मैं एक चीज बता रहा हूँ कि अब इफ
word used in a pair, if word used in a pair and sound a word, always use the singular verb. मेरी बात समझिए. If sentence starts in pair words and sound a single word, a single word, use always singular word. ठीक है, ये है. अगर कोई सेंटेंस पेयर वर्ड में होता है शुरू, है ना, अगर वो किसकी साउंड निकालता है, सिंगल वर्ड की. ठीक है, अब देखें, कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसका पेयर वर्ड का? यस, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पेयर वर्ड्स? लेकिन साउंड एक का निकलना चाहिए. जैसे सिंपल सा, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, राइस एंड करी. मेरी बात समझ रहे हैं ना? राइस एंड करी, दाल एंड रोटी, है ना, फिश एंड राइस, दाल एंड रोटी, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, दे आर पेयर वर्ड बट साउंड ए सिंगल वर्ड. एक ही तो हुआ ना, डिश तो एक ही है ना. हमने बोला, जैसे हमने बोला कि सेंटेंस, मान लीजिए हमने ये कहा कि ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. सपोज कीजिए ब्रेकफास्ट ये है, ठीक है. अगर ये सेंटेंस है, हमने ए, बी, सी और डी इस तरह से दे दिया, ठीक है. ए और ब्रेड एंड बटर आर एंड माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. मान लीजिए हमने बोला कि ब्रेड और बटर हमारा प्रिय नाश्ता है, ठीक है, ब्रेकफास्ट है. और हमने जस्ट अभी आपको कल ही बताया था कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो उसमें प्लूरल वर्ड आएगा. अगर आप उस रूल पे जाओगे तब ये गलत हो जाएगा. हमने क्या बोला, इफ सेंटेंस स्टार्ट इन द पेयर वर्ड्स, मतलब जोड़ों का शब्द होता है, तो सुई धागा, है ना, एंड से जुड़े हुए. मेरी बात समझ रहे हैं ना? इस तरह से. तो इसमें एक एंड साउंड सिंगल वर्ड, एक ही आवाज निकल रही, एक ही तरह का है. तो इसमें क्या होगा, ये राइट आंसर होगा. इसमें आर नहीं होगा, इसकी जगह पे इज होगा, है ना. ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट. तो ऐसे कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं कि कौन कौन से पेयर वर्ड है. वैसे तो एग्जांपल तो कुछ ही हो सकते हैं, 2, 4, 6 वर्ड तो हजारों लाखों होंगे, फिर भी हम लिख लेते हैं. जैसे एग्जांपल में, ठीक, एग्जांपल लिख लीजिए, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड, हाँ ये कहाँ गया, हाँ ठीक है, ब्रेड एंड बटर. उसके बाद है इसमें ओके, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ठीक है, राइस एंड करी. बहुत सारे वर्ड है इसमें. फिश एंड राइस, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी,
ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इज लगाते हैं वहां पे, आर नहीं लगाते हैं, ठीक है। और राइज एंड फॉल, बोलते हैं ना कि राइज एंड फॉल इज द पार्ट ऑफ लाइफ। उठना और गिरना ये जिंदगी के भाग हैं, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। तो और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई वर्ड आता है तो जो सिंगल वर्ड का साउंड देता, तो ये क्लियर है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन है, आप ये मत सोचना यार एंड से जुड़ा हुआ है, हमने तो पढ़ा है एंड से दो शब्द जुड़े होंगे तो प्लूरल ही आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। इसको मिटा दें, समझ में आ गया? यस सर। जब स्टार्टिंग में हम लोग जब कॉलेज लाइफ में थे, ये सारी चीजें हम लोग करते थे, मतलब एग्जाम में आता था तो सही कर देते थे, लेकिन ये नहीं पता था इसको लिखना कैसे। तो कई बार ऐसा होता जैसे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, अब तो खैर ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमेशा हमारे समझ में आते थे, खासकर कॉम्प्लेक्स, लेकिन हम समझा नहीं पाते थे किसी को। ये था मेरे साथ, तो समझा इसलिए नहीं पाते थे क्योंकि हमें तो पता था यार ये मिस्टेक यहाँ पे है, लेकिन वो क्यों है ये नहीं समझ पाते थे, मतलब बीए तक। तो अब फिर दिक्कत आती थी जब बच्चों को पढ़ाते थे तो उन चीजों को हम समझा नहीं पाते थे, ऐसा क्यों है। हम समझते थे ऐसा ऐसा ये होगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, ये होता इसलिए है कि जब आप किताबों से नहीं पढ़ते हो, चीजों को एग्जाम्पल से समझते हो, तो थोड़ा सेंटेंस लिखना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप लोग लिखते भी जाना, समझते तो है ही नहीं। उसके बाद है अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस बोलते हैं, फायर एंड वाटर, सपोज कीजिए फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री। अगर इस तरह से लिखते हैं तो डज नॉट एग्री, तो ये क्या होगा, सेंटेंस सही या गलत? या दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, गलत होगा सर, गलत होगा। हाँ अब बताते हैं, टाइम एंड टाइड, ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ये सेंटेंस सही है या गलत है, दोनों बताएं। सर पहला वाला गलत है। दूसरा वाला कभी आपने सुना दूसरा वाला सही। कभी आपने नॉर्मली सुना है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन या वेट फॉर नन? वेट्स तो नहीं सुना ना कभी भी, वेट्स फॉर रन। वेट सुना है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सेंटेंस ये भी गलत है और सेंटेंस ये भी गलत है। अब देखते हैं क्यों। आपने एक नाउन सुना होगा, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ये होता है कि अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जैसे हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर है, मिल्क है, ठीक है, और फायर है, टाइम है, टाइड है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगर दो नाउन, ध्यान से लीजिए, दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों, दो अनकाउंटेबल नाउन अगर एंड से जुड़े हों, अनकाउंटेबल मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। नाउन आप जानते हैं, नाउन हम करेंगे इसके बाद। तो दो अनकाउंटेबल नाउन अगर एंड से जुड़े हों, देन ऑलवेज यूज वर्ब प्लूरल। तो वहां पे हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। दो नाउन हो और दोनों नाउन अनकाउंटेबल हो,
उस समय, ठीक है। अभी कुछ समय पहले हमने सेंटेंस लिखा था ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। देखो क्या होता है ना, पूरी इंग्लिश में अगर नाउन ही समझ रही आप ना तो बहुत कुछ हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप जानते हो, हिंदी जो कहते हैं शायद भाववाचक कुछ ऐसे होता है, तो वो अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। मुझे पता है आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्रूथ एंड ऑनेस्टी भी तो अनकाउंटेबल है ना, तो हम कैसे उसको काउंट कर सकते हैं, कोई कितना ईमानदार है। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो वर्ड आएगा वो डू नॉट आएगा, ठीक है। यहाँ पर डू नॉट आएगा और यहाँ पर वेट आएगा, वेट, ठीक है। अब देखते हैं क्या रूल है। रूल लिख लीजिए, इफ टू singular uncountable noun joined with and always use plural verb, ठीक है, प्लूरल वर्ब। तो ये ध्यान रखना, अगर दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल होंगे तब तो आएगा ही आएगा, है ना। पहले अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल होता ही नहीं। कोई ऐसा है ना, हवाएं चल रही है, हवा चल रही है, हवा तो हवा है, हम बोलते हैं ना ठंडी हवाएं चल रही है। कभी विंड जो है ईयर्स नहीं होता, ईयर होता है। कभी इसका कभी दिखा देगा आपने ईयर, ईयर ऐसा कुछ नहीं, कभी आपने ये नहीं लिखा देखा होगा, ये कभी नहीं। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लिख सकते हैं यहाँ पे, नाउन या सब्जेक्ट ज्वाइंट विद एंड, ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब, हमेशा प्लूरल वर्ब को यूज करना चाहिए। बात समझ आई यहाँ तक? अब इसमें अनकाउंटेबल नाउन जो है बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, तो जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे आपने समझ लिया, जब नाउन पढ़ेंगे तो वहां भी आपको समझना है कौन कि अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है, कौन कौन से आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आगे बताने जा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है जो रूल है, ठीक है। पहले हम सेंटेंस लिखेंगे, फिर आप समझेंगे, सेंटेंस को समझिए कि इसमें क्या मिस्टेक है, कहां पर है, ठीक है। सेंटेंस को लिखेंगे पहले, फिर देखेंगे। पहला सेंटेंस है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी यही है, हाँ, एंड सेक्रेटरी was there, ठीक है, was there। ये बात समझ में आ गई यहां तक। उसके बाद एक सेंटेंस और लिखते हैं, my uncle and guardian, ठीक है, guardian has come to see me, ठीक है। ये सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा तसल्ली रखिए, ये दो सेंटेंस हो गए। अब सेम हम बात एक और करते हैं, द प्रिंसिपल
the principal and the secretary ठीक है, हाँ, सेक्रेटरी, हाँ, वर देयर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है माय अंकल एंड द गार्जियन, my uncle and the guardian have come to see me। ये 4 सेंटेंस आपके सामने है ना, आपके सामने। अब देखिए, पहला सेंटेंस है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर। ये सेंटेंस सही है, ठीक है, ये सेंटेंस सही है। My uncle and guardian has come to see me। मेरे अंकल और मेरे गार्जियन मुझे देखने आने वाले हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर, ये भी सेंटेंस सही है। My uncle and the guardian have to come see me, ये भी सेंटेंस सही है। तो इस सेंटेंस में ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर वाज सही है, यहाँ पर वर सही है, यहाँ पर हैज, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब सही है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब सही है। यस, ठीक है, मेरी बात समझ गए। फर्क क्या है, रूल देखिए, हमने कुछ लिखने की कोशिश की है और ये थोड़ा सा समझेंगे आप। यस, यस, ठीक है। अब नियम जब हमने क्या बनाए हैं वो लिख लीजिए। चाहे तो आप खुद भी बना सकते हैं, तो मैंने नियम बनाए उसको देख लीजिए आप। सेंटेंस आपने लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं, फिर नियम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जगह कम है। और इतना जान लीजिए कि यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यहाँ पे द लगा हुआ है, इसका मतलब है कि द प्रिंसिपल द सेक्रेटरी इज द सेम पर्सन, ठीक है, अलग नहीं है। इसका भी नियम है। सेम चीज यहाँ पर है कि माई अंकल एंड गार्जियन, ये अलग, ये भी सेम है, अलग नहीं है, इसलिए है। यहां पर देखिए द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, दैट इज द अदर पर्सन एंड दैट इज द अदर पर्सन, देयर आर 2 पर्सन, ठीक है। यहाँ पे 2 पर्सन है, तो यहाँ पे वही नियम लागू होगा। इफ 2 सिंगुलर ज्वाइंट विद एंड देन वर्ब ऑलवेज यूज द प्लूरल, जो पहले हमने बात की थी, इसका मतलब है वर्ब यूज होगा। सेम चीज यहाँ पर है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ भी द गार्जियन है, तो माय अंकल एंड द गार्जियन इज द अदर पर्सन। एक तो मेरे अंकल आ रहे हैं, एक द गार्जियन आ रहा है, 2 अलग अलग पर्सन है। अगर 2 अलग अलग हैं तो एंड का यूज होगा, तो उसमें हेल्प प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अब जो हमने रूल आपको बनाए हैं वो लिख लीजिए, कि इसको मिटा देते हैं फिर, ठीक है। हाँ, सिर्फ दा का गेम है यहाँ पे, ठीक है, दा का गेम है। रूल लिखिए फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट वाला सेंटेंस था उसका रूल लिखिए, फर्स्ट वाले का, ठीक है, फर्स्ट वाले का रूल लिखिए। इसमें क्या लिखा है, इफ 2 singular noun, if 2 singular noun join with and
ठीक है, if the first subject, if the first noun start with article and possessive noun, ठीक है, possessive noun, possessive noun always use verb singular। बस एक बार लिखते जाइए, थोड़ा तसल्ली रखिए, सब समझ में आ जाएगा, है ना। ओके, इतना समझ में आया आपको। दूसरा रूल लिख लीजिए, इफ टू सिंगुलर नाउन joined with both noun start with article and possessive noun, always use प्लूरल वर्ब। ये मुझे बड़ा बोरिंग काम लगता था स्टार्ट, तो ठीक है, हमने अभी आपसे बोला कि ये दो रूल हैं। एक्चुअली मैंने ये कहा था अभी कि ये काम जो लिखने वाला है ना, मुझे बहुत बोरिंग लगता था। क्यों? मुझे लगता था यार हमारे को समझ में आ गया, मुझे क्या करना लिख के। तो मैंने कभी जो टीचर लोग बताते थे तो मैंने कभी लिखता ही नहीं था। क्यों? कि मेरे समझ में आ जाते थे। और यही रीजन है, आज ये जो कुछ लिखा है वो मैंने अपनी भाषा में लिखा है। किसी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि मैंने वो लिखा जो मुझे समझ में आया, ना कि वो लिखा जो टीचर ने लिखाया। तो लेकिन फिर भी अभी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझना तो पड़ेगा ही कि if two singular noun join with and first noun start with article and possessive noun always use the verb singular। जो पहला सेंटेंस हमने देखा था उसमें यही रूल अप्लाई हुआ था कि पहले सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट नाउन के साथ क्या हुआ, स्टार्ट आर्टिकल। आर्टिकल क्या था, द, एंड पजेसिव नाउन माय अंकल। जो माय जो था वो पजेसिव नाउन था। अगर पजेसिव नाउन पहले सब्जेक्ट के साथ है तो भी, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर पहले पजेसिव लगा हुआ है तो आगे सिंगुलर वर्ड भी होगा, है ना। माय फादर, ठीक है, माय अंकल, माय मदर, माय फ्रेंड, जो भी कह सकते हैं, है ना। माई जो है पजेसिव है, आई का पजेसिव नाउन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको सिंगुलर बना देता है वो, ठीक है। तो आई थिंक ऑलवेज यूज द सिंगुलर। ये पहला जो पहले हमने दो सेंटेंस बनाए थे उनका ये फॉर्म है और सिंगुलर वर्ब यूज किया। दूसरे जो दो सेंटेंस थे उसमें मैंने क्या बोला था, इफ टू सिंगुलर नाउन ज्वाइन विद एंड बोथ नाउन, ध्यान दीजिएगा, बोथ नाउन, दोनों ही नाउन स्टार्ट विद आर्टिकल एंड द पजेसिव नाउन। दोनों नाउन के पहले कोई आर्टिकल है या पजेसिव नाउन है, आई, माई, आवर, है ना, इस तरह से, हर, इस तरह से। तो पजेसिव नाउन है, ऑलवेज यूज द प्लूरल वर्ब, हमेशा प्लूरल वर्ब को यूज करना। अब ये बताइए सचिन, अल्ताफ, नाजुका, कि कोई रूल को समझने में प्रॉब्लम आई आपको, कोई दिक्कत, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ,
तो बस ये अपनी भाषा में लिखना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आएगा। तो ये है, एक दो और देख लेते हैं, फिर हम लोग कल, मतलब ये जो हम लोग 3 से 4 दिन ये चलेगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन हो गए, एक दिन हो गया, और उसके बाद एक क्या है दूसरा, ठीक है, दोनों स्टार्ट हो गए इसमें। अब और से देखते हैं क्या क्या दूसरा सेंटेंस है इसमें। ये तो आपको पता ही होगा, जो मैं आपको सेंटेंस देने वाला हूं, है ना। Each pencil ये 2 सेंटेंस है, ठीक है। अब आप समझ गए हम क्या बताना चाह रहे हैं, वैसे ये चीज आपको पता ही होंगी, ठीक है। बताएं, अगर मान लीजिए हम इसको कर देते हैं कि ठीक है, अगर चलिए ये पूरा लिख लेते हैं, ए, नहीं इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं हम, ए और बी और सी और डी, इसमें कर लेते हैं ए और बी और सी और डी, ठीक है। तो इसमें क्या मिस्टेक है, ये तो लोग जानते ही, यस, ठीक है। तो समझ गए, सी है दोनों का मिस्टेक। ये तो नॉर्मल से रूल है, इफ सेंटेंस स्टार्ट एवरीवन ईच देन ऑलवेज वर्ब यूज सिंगुलर, ये लिखाना पड़ेगा, लिख लेंगे, ठीक है। अगर कोई भी सेंटेंस, है ना, चाहे तो लिख सकते हैं, इफ सेंटेंस start with each and every, ठीक है, every verb always use singular, ठीक है। ये तो बहुत नॉर्मली सा कॉमन सा रूल है, हम लोग सब जानते ही हैं, अगर 2 हैं तो कर सकते हैं। बताएं, यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें, ये बहुत कॉमन सा अक्सर पूछ जाता है, एवरी बॉय, ईच गर्ल्स, इस तरह एवरी मैन, इस तरह से तो हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म हम लोग इसको बहुत पहले से समझते चले आ रहे हैं। तो ये एवरी वाला भी, ईच वाला भी समझ में आ गया। ठीक, अब देखते हैं, एक सिंपल सा है कि वैसे तो सेम ही है, फिर भी सेंटेंस बोल लेते हैं, ए ब्लैक एंड व्हाइट, एक ब्लैक एक व्हाइट cat was here, was there लिख देते हैं, ठीक है, was there। दूसरा इसमें है कि ए ब्लैक एंड ए व्हाइट, कैट है ये, ठीक है, कैट वर देयर। ये 2 सेंटेंस हैं, इनको समझिएगा। आई थिंक समझ गए होगे हमारी बात क्या। जी सर। हाँ,
अगर आपको सेंटेंस ये बोलता है कि इफ ए सेंटेंस ज्वाइन विद एन एंड स्टार्ट ए एडजेक्टिव या एडजेक्टिव या एडजेक्टिव एंड नाउन, तो यहाँ पे आप देखो ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए ब्लैक एंड व्हाइट, इनका मतलब क्या है कि ये सब्जेक्ट एक हो गया है ना, ब्लैक एंड व्हाइट। सेम रूल है जैसे पहले वाला था, एवरीवन से पहले वाला है। यहाँ पे क्या है, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट है, वर देयर। अगर कोई भी सेंटेंस दो एडजेक्टिव से जुड़ा है ना, दो एडजेक्टिव, उसमें एडजेक्टिव कुछ नहीं है, सेम चीज है, बस वहां पे दो सब्जेक्ट थे, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ दो जो है दो एडजेक्टिव के साथ सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, सेम चीज है। बट यही है कि अगर दोनों जगह अलग अलग है और आर्टिकल दोनों में आर्टिकल दिए हुए तो प्लूरल आएगा, और एक में आर्टिकल यूज है तो ये सिंगल आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? जो सेक्रेटरी वाला कॉन्सेप्ट था और माई अंकल वाला था, वही यहाँ पे रूल फॉलो होगा। तो बस यहाँ पे दोनों, तो अब इसमें कोई जरूरत नहीं है, अगर आप ये सेंटेंस लिख लोगे तो इजीली समझ पाओगे। अगर कोई सेंटेंस एडजेक्टिव से शुरू है और उसके फर्स्ट वाले एडजेक्टिव में आर्टिकल दिया हुआ है और सेकंड एडजेक्टिव आर्टिकल नहीं है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। सिर्फ सेंटेंस लिख के छोड़ दीजिए बस। उसके बाद ए ब्लैक एंड ए व्हाइट, तब आप देखोगे दो एडजेक्टिव हैं मगर दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल है, इसका मतलब है प्लूरल वर्ब आएगा, क्योंकि दोनों नाउन अलग अलग हो गए, है ना। अब यहाँ पे एक ब्लैक एंड व्हाइट, एक बिल्ली है जो एक ही है, काली और सफेद है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग बिल्लियां होंगी। तो इसकी मुझे नहीं लगता कि आप रूल समझ नहीं पाएंगे, बट इसको लिख के छोड़ दीजिए, और नियम चाहे तो लिख लेना, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। नो सर। ठीक है, बाकी हम लोग हाँ, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये सारे जो सेंटेंस हैं वो प्लूरल वर्ड से स्टार्ट होंगे, और ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस मैं आपको बता दूं कि मैं जैसे स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन, अच्छा पर्सन आप जानते हैं ना, कितने पर्सन होते हैं? तीन, ठीक है जी सर। 3 पर्सन होते हैं। अच्छा चलिए मान लीजिए कि ये हमने लिख दीजिए, लिखा, मैंने वर्ड लिखा मान लीजिए राधा, ठीक है, और ये हमने लिखा यू लिखा, और ये हमने लिखा आई। तो इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है? सर फर्स्ट है आई, सेकंड है यू। ठीक है, तो ये है, चलिए समझ गए। बाकी हम लोग पर्सन करेंगे तो देखेंगे। अब इनका यूज कैसे देखते हैं, तो बहुत सिंपल सा फॉर्म है। इफ देयर आर 3 person in a sentence, how to design in a sentence, how to arrange a sentence, 2 3 1 in the row, in the order 2 3 1। अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन हैं, है ना, इफ ए सेंटेंस यूज फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन, then always arrange first second person and second person and third first person। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक लिखा इसमें कि पहली बात तो है ये, चलिए ये लिख देते हैं कि राधा और यू, राधा, यू एंड आई, ठीक है, आई was
गोइंग टू कॉलेज, सपोज करो ये। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में दो मिस्टेक है। पहली बात तो हमने कहा अगर तीनों पर्सन है तो पहला फर्स्ट सेकंड पर्सन लाइए, उसके बाद दो थर्ड पर्सन लाइए और फिर फर्स्ट पर्सन लाइए। 231 फार्मूला ये इसमें फिट कीजिए। 2 3 1। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? यू, ठीक है, राधा, थर्ड पर्सन हो गया, एंड आई। अब बात आती है, if there are 3 person in a sentence, what would be a verb? verb उसमें कौन सा होनी चाहिए? किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी? आई के अकॉर्डिंग आएगी या राधा के अकॉर्डिंग आएगी या यू के अकॉर्डिंग आएगी? कॉमन सी बात है यार, सभी लोग हैं ना, तो प्लूरल तो वही गए, हम तुम वो, है ना, हम तुम और वो। तो ऑलवेज वर्ब यूज वर्ब, है ना, गोइंग टू कॉलेज। तो सिंपल सा सेंटेंस है। तो अगर इस तरह से आता है तो यू, राधा एंड आई वर गोइंग टू कॉलेज। तो यहाँ पे दो मिस्टेक थी। एक तो यहाँ पर एक तो यहाँ मिस्टेक थी, एक यहाँ पर ये थी, और ये कुछ मिस्टेक्स थी सेंटेंस में। तो दो जगह मिस्टेक थी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हमने फाइनली ये सेंटेंस बनाया है। कैसे लिखोगे आप? रूल लिख लीजिए। रूल चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। इफ ए सेंटेंस हैव फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो कैसे करेंगे? यूज इन सेंटेंस सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन एंड प्लूरल वर्ब, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इसी चीज को ऊपर लिख देता हूं जो लाइट से थोड़ा दिख नहीं रही है। हमने कहा, क्या कहा कि सेकंड पर्सन दिख रहा है प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन और प्लस प्लूरल वर्ब, ठीक है, ये है प्लूरल वर्ब। तो ये चीज याद रखना है। पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये आप लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। ये बहुत सेंटेंस देता है एग्जाम में। पता है इसमें क्या देगा? जैसे मेंस में यूपीएससी को देता है कि करेक्ट दिस सेंटेंस, 5 सेंटेंस देता है करेक्ट करने के लिए आपको, 5 10 नंबर के। यूपीएससी के कंपलसरी के पेपर में भी आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं कि करेक्ट द सेंटेंस। उसमें ऐसा भी दे सकता है वो पर्सन को लेके, ठीक है। तो ये था। और आगे हम लोग कल ही करेंगे, क्योंकि यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो जरूर देखिएगा। और आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर कीजिए अपने, खासकर मेंस के। और इससे रिलेटेड हम आपको यूपीएससी के जीएस के सब्जेक्ट में भी बोलते हैं कि पहले क्वेश्चन से स्टडी मटेरियल पे जाइए। सेम चीज इंग्लिश में भी है, क्वेश्चन से जाइए, है ना। जब आप ये ऊपर वाला सेंटेंस देखते गलत है, दूसरे नीचे वाला सही देखते, तो आपको तुरंत समझ में आ जाता कि जो करेक्ट सेंटेंस है उसमें पहले सेकंड पर्सन दिया हुआ है, फिर थर्ड दिया हुआ है, फिर फर्स्ट दिया हुआ है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल है। बस रूल बन गया, जरूरत ही नहीं किताब देखने की। आगे भी जो भी सेंटेंस होंगे ऐसे बनेंगे, है ना, ऐसे बनेंगे।
आगे जो प्रोसेस होगा वो वर्ब के अकॉर्डिंग होगा। मान लीजिए हैज है मतलब डिड है या डिड नॉट है तो पास्ट होगा, इज है तो प्रेजेंट होगा, विल है तो फ्यूचर होगा। सिंपल सी बात है, आगे का सारा प्रोसेस उसी से करेंगे हम रीडिंग। ठीक है, ठीक है अल्ताफ, नाजुका, सचिन, हम लोग यहीं पे रोकते हैं इसको अभी, और कल हमारा